सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है और साथ ही साथ हम थोड़े सेल्स के भी बैकग्राउंड को देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, डीएनए और आरएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले सेल क्या होता है? इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट है ये। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, जो कमांड करता है। अगर ब्रेन है तो ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन का काम है या तो कमांड करना या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। आप चाहे सो रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे खेल रहे हो, ये सारा काम हमारा न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट रहता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसका अमाउंट है वो काफ़ी कम है। अगर हमारे सेल में 2000 डीएनए है तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ 37 है। तो आप देख सकते हैं 0.2% से भी थोड़ा बहुत कम। तो अब डीएनए, पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, लाइक दिस। ये हो गया हमारा डीएनए। और ये डीएनए के जो सारे सेगमेंट हैं ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और ये सेगमेंट, सबसे पहले अगर हम लोग डीएनए को फुल फॉर्म लिखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है, शुगर कंपोनेंट, जहाँ एच जुड़े हुए हैं हर जगह, और यहाँ पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। बट ये डीऑक्सी है, इट मीन्स कि इसमें OH ग्रुप नहीं है। OH ग्रुप है बट ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो उतना डिटेलिंग हम नहीं देखेंगे। प्लस ये न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारे फॉस्फेट आयन से और नाइट्रोजनस आयन से बना रहता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये हमारे 4 तरीके के प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। कौन कौन से? एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ATGC। और यही हमारा कोडिंग भी होता है डीएनए का। कोडिंग मतलब अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से। पहले आप ये समझो कि डीऑक्सी मतलब अल्डिहाइड नहीं है ना, और ये जो राइबोज है वो स्ट्रक्चर हो गया, और न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, और ये बेसिस ये जो 4 प्रोटीन्स कंटेन करती हैं। तो ये हम समझ गए। तो अब हमें क्या करना है कि डीएनए का जो फंक्शन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना। हालांकि आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, बट ये डीएनए जो ओरिजिन है वो डीएनए से है। तो कैसे? अब हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा देखते हैं कि लेट से ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पर ये सारे जो है ये इसके प्रोटीन्स कोडिंग है, एक तरीके से कोडिंग, ये कोडिंग है जिसको हम लोग डीएनए कोडिंग भी कहते हैं। यहाँ ए है तो इसके सामने टी होगा, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है, AT एक साथ आते हैं और GC एक साथ आते हैं। इसको आप याद करने का तरीका हो सकता है कि एट द गर्लफ्रेंड्स क्लब, है ना, ये याद करने का एक तरीका है। G है तो उसके सामने C आएगा, फिर T है तो उसके सामने A आना है, और फिर कुछ भी मान लेते हैं, ATGC, A के सामने T के सामने A, G के सामने C के सामने G। तो अब ये जो डीएनए है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है, लेकिन ये डीएनए सारे जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये काम नहीं करता है। डीएनए का भी कोई फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये इसका फंक्शनल यूनिट है, ये पूरा डीएनए काम नहीं करने वाला है, फिर ये काम करेगा और ये काम करेगा, ये फंक्शनल यूनिट ये। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है, ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, इसे हम लोग कहते हैं जीन। तो अब आप समझ पा रहे हो कि जीन क्या होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जीन ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग सुनते हैं, है ना। अगर लेट से कि इस जीन में आपके किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो इस जीन को यहाँ से रिप्लेस करके किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा हम लोग एक
अच्छे हेल्दी जीन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। खैर ये रहने देते हैं। तो फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए को हम लोग कहते हैं जीन। अब ये जो डबल हेलिक्स है स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस करने में इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका डबल स्ट्रैंडेड नेचर है। तो हमें इसको किसी भी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसे हम लोग कहते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स कि इसमें डी नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसके जो राइबोज स्ट्रक्चर में OH प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लिक एसिड सेम वही नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट आयंस, एक्सेप्ट वन थिंग कि यहाँ थायमीन की जगह यूरैसिल होता है। थायमीन की जगह यूरैसिल होता है। याद रखना है कि आरएनए में आपका थायमीन नहीं यूरैसिल बेस होता है प्रोटीन का। अब हमें क्या करना है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को सिंगल आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो ये होता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से हम इस डीएनए को mRNA में, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि एक तरीके का मैसेज देगा आपको, है ना। जब ये प्रोटीन बनाएगा तो ये मैसेज देगा कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है या कौन से अलग अलग फंक्शन को आपको परफॉर्म करना है। तो ये AT में से आपका A, फिर GOC में से G आपका कोड निकलेगा, फिर T, यहाँ T नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि T की जगह U है। तो ये मैसेंजर आरएनए में विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि डीएनए में ये सारा जो स्ट्रक्चर था वो फंक्शन नहीं करता है। इसमें कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट भी हैं। ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो इनका क्या ये पूरे डीएनए में से अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये पार्ट नॉन फंक्शनल है, ये पार्ट अगर नॉन फंक्शनल है तो इसका क्या ये mRNA में कन्वर्ट होगा? नहीं, ये mRNA में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम, अब यहाँ एक आपका mRNA तो फाइनल है, समझ रहे हो, mRNA फाइनल है, बट इसी के बीच में क्या होता है कि एक rRNA आता है, राइबोसोमल आरएनए, जो सिर्फ वही प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, वही आरएनए को बनने देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ये rRNA क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ कैपिंग एंड सीलिंग, जैसे ये पार्ट और ये जो अनयूज्ड पार्ट था जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, अनयूजफुल पार्ट, उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो rRNA रिमूवल ऑफ द अनयूजफुल पार्ट फ्रॉम द आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए आपका लास्ट में जाके डीएनए से mRNA बना और mRNA से ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। ये हमारा प्रोटीन बना देता है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड है ये, और एमिनो एसिड फिर जब इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो उसे हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डीएनए और आरएनए। तो आप, और ये जो अलग अलग प्रोटीन लाने का काम है वो ट्रांसलेशन है, इसीलिए हम लोग टीआरएनए भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये अलग अलग तरीके के आरएनए होते हैं। और डीएनए का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसका जो और भी बहुत सारा यूज़ है, जैसे जीन थेरेपी में हम देखते हैं। ठीक है, आप किसी भी कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा, अलग अलग बैक्टीरियाज के द्वारा आप किसी भी इंसान के जीन में चेंज कर सकते हैं। और इस चेंज से क्या होता है, आप जैसा चाहें वैसा क्रॉप्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म आप ग्रो कर सकते हैं, है ना। आपने बहुत सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर फर्दर इस वर्ड को भी हम लोग ब्रेक डाउन करें तो टेक्नोलॉजी मीन्स टू मेक द लाइफ ईजियर, एंड बायो मीन्स विद द बायोलॉजिकल मीन्स और इन द लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में जो आप टेक्नोलॉजी की यूज़ मदद से आप अलग अलग बीमारियों को अलग अलग तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बीटी क्रॉप्स बहुत फेमस है। आप हमेशा न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ते होंगे कि बीटी क्रॉप्स। तो वो क्या होता है, वो जीन मॉडिफिकेशन से ही तो होता है, इसीलिए तो हम लोग उसे जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कॉटन में से किसी भी जीन को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं
और एक ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया उस जीन को वहाँ उस जीन से उसको रिप्लेस करते हैं जो जीन आपके बॉल वॉर्म्स बेसिकली वैसे वॉर्म्स होते हैं जो कॉटन को इन्फेक्ट करते हैं। तो जब हम ये ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा इस जीन को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और ये इन्फेक्टेड जीन को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये बॉल वॉर्म्स अब इस जीन को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब ये जो क्रॉप्स होगा जिसमें हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा डिफरेंट जीन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, तो ये जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होगा वो बॉल वॉर्म से इन्फेक्ट नहीं होगा, उसको रिफ्रेन करेगा। सो बेसिकली डीएनए और आरएनए का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और अगर अभी भी आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो या डीएनए हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।